हेलो फ्रेंड्स, एमसीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग साइंस में कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो अब आप लोगों को साइंस में कोई दिक्कत नहीं होगी और अब साइंस के किसी भी क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे और अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा, क्योंकि हम लोग साइंस के कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। तो अब आपको कॉन्फिडेंस आ भी जाना चाहिए। तो आज हम लोग का टॉपिक है खाद्य संरक्षण, पोषण और औषधि इत्यादि से संबंधित आज हम लोग का टॉपिक है। तो चलिए बात कर लेते हैं खाद्य संरक्षण क्या होता है। तो खाद्य संरक्षण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा भोजन को छोटी या लंबी टाइम के लिए ख़राब होने से सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसको हम लंबे टाइम तक स्टोर कर सकें और वो जल्दी ख़राब ना हो, वही आपका खाद्य संरक्षण के अंतर्गत आएगा। और इसके द्वारा जो होता है भोजन के रंग, स्वाद और पोषण तत्वों को भी इसी प्रकार यथावत बनाए रखने की जो होती है वो खाद्य संरक्षण के अंतर्गत आता है। और खाद्य संरक्षण के जो सिद्धांत होते हैं उसमें जैसे सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना, सूक्ष्म जीवाणु की अभिक्रिया को रोकना और एंजाइमों की अभिक्रिया को रोकना, ये सारे जो आपका खाद्य संरक्षण के अंतर्गत आएंगे। और दूध को हम वो बॉयल करके उसके सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट कर देते हैं, उसके बाद उसको हम काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं। इसी तरह से हमारा खाद्य संरक्षण हो गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण से प्रयोग होता है? तो पहला है साइट्रिक एसिड, दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा है सोडियम बेंजोएट, फोर्थ है सोडियम क्लोराइड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से पदार्थ हैं जो खाने की वस्तुओं को परिरक्षण में प्रयोग होता है। परिरक्षण मतलब उसको सुरक्षित रखने में, काफ़ी टाइम तक स्टोर रखने में कौन सा आपका इसमें सही होता है, कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है या किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। तो चलिए बता दीजिए, आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो सोडियम बेंजोएट जो होता है, सोडियम बेंजोएट, उसका फार्मूला जो होता है Na C7H5O2, ये आपका सोडियम बेंजोएट का फार्मूला है। Na C7H5O2, ये आपका सोडियम बेंजोनेट हो गया। तो सोडियम बेंजोएट का फार्मूला जो होता है वो Na C7H5O2 होता है और इसका जो व्यापक रूप से खाद्य परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है और यह बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट जो है ये पदार्थ, खाने वाले जो पदार्थ होते हैं वस्तुओं को संरक्षित या परिरक्षण करने में प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल, सोडियम क्लोराइड। तो आपको बताना है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण या सुरक्षा के लिए कौन सा पदार्थ यूज होता है। तो इसका भी आंसर आप लोग बता सकते हैं, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। तो बेंजोइक अम्ल जो होता है वो आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है और यह हल्के रंगहीन चमकदार क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है। और इसका जो फार्मूला होता है आपका बेंजोइक अम्ल का फार्मूला C6H5COOH होता है, COOH होता है, ये आपका बेंजोइक अम्ल का फार्मूला है। और इसके लवण जो होते हैं वो खाद्य परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं और इनके लवण के अंतर्गत सोडियम बेंजोएट जो है आपका, ये इसके खाद्य लवण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है और यह हल्के रंगहीन चमकदार और क्रिस्टलीय चूर्ण के रूप में प्राप्त होते हैं और इनका फार्मूला C6H5COOH होता है और इसके जो लवण होते हैं उसका प्रयोग खाद्य परिरक्षण के रूप में किया जाता है और इनके जो लवण आएंगे, लवण में आपका सोडियम बेंजोएट आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। ये आपका UPPCS में आया हुआ क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आलू की चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकुलित किए जाते हैं नाइट्रोजन वातावरण में, हाइड्रोजन वातावरण में, ऑक्सीजन वातावरण में, आयोडीन वातावरण में। तो आपको बताना है कि जो आलू के चिप्स होते हैं वो प्लास्टिक के थैली में संरक्षित किए जाते हैं या एकत्रित किए जाते हैं, उसमें कौन सी गैस रहती है जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं होता, काफ़ी टाइम तक आपका उसी में अच्छा सा मतलब सही बना रहता है। तो चलिए बता दीजिए आंसर क्या हो सकता है। तो नाइट्रोजन गैस जो होता है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है और जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकती है, जिससे जीवाणु व दूसरे कीटाणु जो है उसमें नहीं बढ़ पाते या नहीं मतलब निकल पाते हैं, जीवित हो पाते हैं या उत्पन्न हो पाते हैं कह सकते हैं। तो इसीलिए आलू के चिप्स जो होते हैं उसके प्लास्टिक के थैलों में नाइट्रोजन वातावरण में संकुलित किए जाते हैं, उसमें नाइट्रोजन की गैस भर दिए जाते हैं जिससे वो आपका उसमें कोई बैक्टीरिया उत्पन्न ना हो सके और आपका जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से अपेक्षा कम क्रियाशील है और इसीलिए आपका नाइट्रोजन गैस
प्लास्टिक आलू की चिप्स के पैकेट में जो होता है वो भरा जाता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन वातावरण में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फलों के जो रस होते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम बेंजोएट। तो चलिए बता दीजिए, आप इसका भी आसानी से बता सकते हैं आंसर क्या हो सकता है। तो सोडियम बेंजोएट का जो फार्मूला होता है वो NaC7H5O2 होता है और इसका जो व्यापक रूप से प्रयोग होता है वो खाद्य परिरक्षण में किया जाता है और यह बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है जो राइट हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग ही हम फलों के रस को सुरक्षित रखने या खाद्य पदार्थों को परिरक्षण में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अपक्रिया की दर कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक करके। तो आपको बताना है कि जो प्रशीतन है, प्रशीतन जो है ठंडा क्षेत्र जो होता है या जो ठंडी वस्तुएं होती हैं उसको सुरक्षित किस तरह से किया जा सकता है। तो चलिए ये भी आपका यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो प्रशीतन का जो कार्य होता है वो खाद्य पदार्थ को जीवाणु मुक्त करना नहीं होता है और अत्यधिक ठंड की स्थिति में जीवाणु या ईस्ट जो होते हैं इनकी वृद्धि ज़्यादा हो जाती है और एंजाइम क्रिया भी नहीं रोकी जा सकती है और इसीलिए जो अत्यधिक प्रशीतन की स्थिति होती है उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की गति को सीमित कर सकते हैं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा, जैव रासायनिक अपक्रिया की दर को कम करके। जैव रासायनिक अपक्रिया की दर को कम कर देंगे तो हम जो प्रशीतन या ठंडे जो वस्तुएं होती हैं उसको सुरक्षित रख सकते हैं। फिर से एक बार बता दें कि जो प्रशीतन का कार्य है वो खाद्य पदार्थ के जीवाणु मुक्त करना नहीं होता है बल्कि वो जो अत्यधिक ठंड की स्थिति में जीवाणु ईस्ट आदि की वृद्धि अथवा जो एंजाइम होती है उसकी क्रिया को रोकी जा सकती है और यद्यपि अत्यधिक प्रशीतन की स्थिति में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि की गति को सीमित कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है लकड़ी का चारकोल, चीनी का चारकोल, एनिमल चारकोल, नारियल चारकोल। तो आपको बताना है जो कच्ची चीनी होती है जिसे हम गुड़ के द्वारा बनाते हैं तो उसको रंगहीन मतलब रंग उसमें से हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किस चारकोल का प्रयोग करते हैं ये बताना है। ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, तो आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो आपका एनिमल चारकोल या जिसे जंतु चारकोल कहते हैं का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में किया जाता है और कच्ची चीनी को रंगहीन बनाने के लिए एनिमल चारकोल का प्रयोग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे मीठी चीनी होती है फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो आपको बताना है कि सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो सबसे मीठी चीनी जो होती है वो फ्रक्टोज होता है और फ्रक्टोज क्या होता है, एक प्राकृतिक मोनोसेकेराइड होता है जो लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में भी पाया जाता है और फ्रक्टोज का जो अणुसूत्र होता है वो C6H12O6 होता है और यह प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। सबसे मीठी शर्करा प्रकृति में पाई जाने वाली कौन सी है? आपकी फ्रक्टोज हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, सबसे मीठी चीनी जो होता है वो फ्रक्टोज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रश्नों में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशीतक है जो आपका घरेलू प्रशीतकों होगा, मतलब यहाँ पे प्रशीतकों होगा, प्रशीतकों में प्रयुक्त होता है। प्रशीतकों मतलब जैसे फ्रिज वगैरह जो होते हैं उसमें कौन सा प्रयुक्त होता है ये आपको बताना है। तो नियान है, ऑक्सीजन है, फ्रेयान है। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है, कौन सा है जो हम घरेलू जो फ्रिज वगैरह होते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं उसमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो घरेलू जो प्रशीतक होते हैं उसमें जो प्रयुक्त होता है सामान्यतः फ्रेयान गैस का यूज़ किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। जो घरों में रेफ्रिजरेटर होता है उसमें प्रशीतक के लिए फ्रेयान का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है, कौन सा। ये आपका आईएएस में भी आया हुआ है, पीसीएस में, दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो शहद का मुख्य घटक बताना है। शहद का मुख्य घटक जो होता है उसमें आपका फ्रक्टोज जो होता है वो आपका फ्रक्टोज 38.2
2% होता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज जो होता है 31.3% होता है, और आपका सुक्रोज जो होता है 1.3% होता है, और माल्टोज आपका 7.1% होता है, और जल की जो मात्रा होती है वो 17.2% होती है। तो सबसे ज़्यादा आपका कौन सा हो गया, आपका फ्रक्टोज जो है ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और फ्रक्टोज को ही फल शर्करा भी कहते हैं, ग्लूकोज को हम दाक्ष शर्करा कहते हैं, सुक्रोज को इच्छु शर्करा कहते हैं, और माल्टोज को हम यो शर्करा कहते हैं। तो शहद में क्या क्या पाया जाता है, आपका फ्रक्टोज भी पाया जाता है, ग्लूकोज भी पाया जाता है, सुक्रोज भी पाया जाता है, माल्टोज भी पाया जाता है, उसके साथ साथ जल भी पाया जाता है। और आपका फ्रक्टोज की मात्रा जो होती है वो 38.2% होती है, ग्लूकोज की मात्रा 31.3% होती है, और सुक्रोज की जो मात्रा होती है 1.3%, माल्टोज की मात्रा 7.1%, और आपका जल जो होता है 17.2% होता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, आपका ऑप्शन नंबर 4 है जो राइट हो जाएगा, फ्रक्टोज। फल शर्करा जो होता है शहद का प्रमुख घटक होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजार में बिकने वाला एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह अमीनो अम्लों से बना होता है और अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है, फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? आपको बताना है कि जैसे जो मार्केट में जो बाज़ार में एस्पर्टेम मिलता है वो जो अमीनो अम्ल का बना होता है, और यह भी मीठा होता है, कृत्रिम मधुरक होता है, जो कृत्रिम मतलब कृत्रिम रूप से बनाया हुआ मधुरक होता है, मीठा होता है, और इसको जो है अन्य अमीनो अम्लों के समान ही इसमें भी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन भोज्य पदार्थों में इसका जो है कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है, एस्पर्टेम सामान्य चीनी जितना ही मीठा होता है, किंतु चीनी के विपरीत यह मानव शरीर में आवश्यक एंजाइम के अभाव के कारण शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं होता है। सेकंड है, जब एस्पर्टेम आहार प्रसंस्करण में प्रयुक्त होता है तब उसका मीठा स्वाद तो बना रहता है, किंतु यह ऑक्सीकरण प्रतिरोधी हो जाता है। तीसरा है, एस्पर्टेम चीनी जितना ही मीठा होता है, किंतु शरीर में अंतर्ग्रहण होने के बाद यह कुछ ऐसे उपजैचों में परिवर्तित हो जाता है जो कोई कैलोरी नहीं देता है। 4 है, एस्पर्टेम सामान्यतः चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पर्टेम से बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कि जो बाज़ार में बिकने वाला एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक है, यह अमीनो अम्ल का बना होता है और अन्य अमीलों के समान ये कैलोरी भी प्रदान करता है, फिर भी भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इस इस्तेमाल का क्या आधार है, क्या कारण है, रीज़न बताना है आपको। तो आपको ये आपका यस में हुआ क्वेश्चन है, तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो एस्पर्टेम जो होता है एक कृत्रिम मधुरक है, और यह सुक्रोज या समान चीनी की तुलना में लगभग 200 गुना मीठा होता है, लगभग 200 गुना मीठा होता है सामान्य चीनी या सुक्रोज की तुलना में। एस्पर्टेम आपका 200 गुना अधिक मीठा होता है, और यद्यप जो एस्पर्टेम की प्राप्ति होती है वो 1 ग्राम मात्रा लेने पर हमको शरीर द्वारा जब उपापचय क्रिया हो जाती है, पाचन क्रिया हो जाती है, उसके बाद हमको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको इससे प्राप्त होती है। यदि हम 1 ग्राम मात्रा में एस्पर्टेम लेते हैं तो उसके बाद हमारे शरीर में उपापचय की क्रिया होने के बाद हमको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा इससे प्राप्त होती है। लेकिन एस्पर्टेम इतना ज़्यादा मीठा होता है कि इसकी कम मात्रा ही हमको डालने से हमको मीठे का एहसास हो जाता है, मीठा स्वाद हमको उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए इसका कैलोरी अंश जो होता है नगण्य हो जाता है, क्योंकि हम बहुत कम मात्रा में ही यूज़ करते हैं, उतने में ही ये बहुत मीठा हो जाता है, जिसके कारण हमको कैलोरी जो है नगण्य मतलब नहीं मिल पाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो गया? देखिए, पहला कह रहा है एस्पर्टेम सामान्यतः चीनी जितना ही मीठा होता है, ये तो कह रहा सही है, किंतु चीनी के विपरीत यह मानव शरीर में आवश्यक एंजाइमों के अभाव के कारण शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं होता, तो ये आपका गलत हो गया, एंजाइम के अभाव इसमें कुछ है ही नहीं। सेकंड है, जब एस्पर्टेम आहार प्रसंस्करण में प्रयुक्त होता है तब उसका मीठा स्वाद तो बना रहता है, किंतु यह ऑक्सीकरण प्रतिरोधी होता है, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा है, एस्पर्टेम चीनी जितना ही मीठा होता है, किंतु शरीर में अंतर्ग्रहण होने के बाद कुछ ऐसे उपचयजों में परिवर्तित हो जाता है जो कैलोरी नहीं देते हैं, तो ये चीनी जितना ही मीठा नहीं होता उससे 2 गुना ज़्यादा होता है। और अगला कह रहा है एस्पर्टेम सामान्यतः चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पर्टेम से बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होकर कम कैलोरी प्रदान करते हैं, ये आपका एकदम राइट है, क्योंकि आपका एस्पर्टेम जो होता है वो
आपका सामान्य चीनी या सुक्रोज की तुलना में लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है। और 1 ग्राम अगर एस्पार्टेम के यूज़ करते हैं तो हमको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उससे हमको प्राप्त होती है। लेकिन एस्पार्टेम इतना मीठा होता है कि उसकी हम बहुत कम मात्रा ही यूज़ करते हैं, जिसके कारण हमको एनर्जी या कैलोरी बहुत कम ही मिल पाता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से सही है बताना है। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। सेकंड है, प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तीसरा है 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा है, फोर्थ है, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। तो आपको बताना है कि सुक्रोज की जो अपेक्षा प्रतीक शर्करा होती है वो अधिक मधुर होती है। और सेकंड है कि प्रतीक शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। ये आपका यूपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है। तो सुक्रोज के जल अपघटन से प्रतीक शर्करा प्राप्त होता है, जिसे इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, और जो सुक्रोज की अपेक्षा अधिक मधुर होता है। और प्रतीक शर्करा जो है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण होता है, और इसकी अधिक मधुरता का कारण जो होता है ये सुक्रोज का जल अपघटन नहीं बल्कि फ्रक्टोज द्वारा प्रदत्त मिठास की उच्च मात्रा होती है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर ये दोनों आपका सही हो गया। सुक्रोज की अपेक्षा जो प्रतीक शर्करा है ये अधिक मधुर होता है, ये आपका राइट है। सेकेंड है, प्रतीक शर्करा जो है ये सुक्रोज का जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो जो सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है ये भी आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? 1 मिनट, ये आपका कह रहा है सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीक शर्करा अधिक मधुर होती है। नहीं, तो फिर अभी हमने पढ़ा कि सुक्रोज के जल अपघटन से जो प्रतीक शर्करा प्राप्त होती है वो सुक्रोज की अपेक्षा अधिक मधुर होती है। और प्रतीक शर्करा जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का आपका मिश्रण होता है। हाँ, तो ये आपका सही है, पहला सही है। दूसरा है प्रतीक शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, ये भी आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोजन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है। आपको बताना है कि इनमें से निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोजन के विद्यमान होने की संभावना सर्वाधिक होती है और जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है। तो पहला ऑप्शन खाद्य परिरक्षक, सेकंड है फल पकाने वाले पदार्थ, थर्ड है पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक के पात्र, और फोर्थ है प्रसाधन सामग्री। ये आपका आईएएस में वो क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है। तो ट्राइक्लोजन जो होता है ये सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्म जीवरोधी यौगिक होते हैं जो टूथपेस्ट, डिटर्जेंट और साबुन इत्यादि में पाए जाते हैं। और वर्ष 2017 में यूएसएफडीए की घोषणा के अनुसार ट्राइक्लोजन जो था ये एंटीसेप्टिक उत्पादों हेतु सुरक्षित और प्रभावी नहीं है। तो आपका इसमें कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ये प्रसाधन सामग्री के लिए हानिकारक माना जाता है और ये पहले आपका टूथपेस्ट, डिटर्जेंट और साबुन में यूज़ किया जाता था, लेकिन वर्ष 2017 से यूएसएफडीए जो होता है इसकी घोषणा के अनुसार ट्राइक्लोजन एंटीसेप्टिक उत्पादों हेतु सुरक्षित या प्रभावी नहीं है। तो आपका ये जो है प्रसाधन सामग्री ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्प्रिन कहाँ से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से, एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से। आपको बताना कि एस्प्रिन कहाँ से प्राप्त होता है। तो एस्प्रिन जो होता है ये पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है, जो एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर होने पर दी जाती है, एंटीपायरेटिक के रूप में बुखार होने पर दी जाती है और यह वेदना निवारक का भी कार्य करता है। और एस्प्रिन को एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। एक पेड़ से इसको हम प्राप्त करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? आपको बताना इनमें से कौन सा है जो शांतिकारक औषधि के रूप में यूज़ किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथिल अल्कोहल, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो चलिए आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपका। ये भी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड जो है एक लवण होता है और जिसका शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग होता है और इसका प्रयोग व्यापक रूप से मिर्गी रोग में उपचार के लिए किया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। इसका प्रयोग आप शांतिकारक औषधि के रूप में करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, शुद्ध नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का मिश्रण। तो आपको बताना इनमें से कौन सा है जो रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है।
ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है एक अत्यंत ही जहरीली और प्राणघातक गैस होती है और उच्च सांद्रता में यह मनुष्यों और जानवरों के लिए विषाक्त होती है और रक्त के हीमोग्लोबिन पर इस गैस की क्रिया से कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिससे रक्त जो है गाढ़ा हो जाता है और रक्त प्रवाह रुक जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध उदाहरण है एक, दूध उदाहरण है किसका? विलेन का, फेन का, इमल्सन या पायस का, वसुवियल का। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो दूध जो होता है एक प्रकार का इमल्सन या पायस का उदाहरण होता है और इसमें विटामिन सी के अलावा सभी पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। और इमल्सन क्या होता है? दूध एक पानी आधारित तरल पदार्थ के अंदर वाटर फैट ग्लोबुलिन्स होता है और एक पायस या कोलाइड होता है जिसमें खनिजों के साथ साथ जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की भी मात्रा पाई जाती है। और पायस जो होता है ये 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण होता है जो तरल चरण या प्रयुक्त के कारण समान रूप से अति जो होता है ये मिश्रण होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। इमल्सन जो होता है ये पानी और पानी मिला के बनता है। दूध में देखिए दूध और पानी मिला देते हैं तो दोनों आपका लिक्विड ही बन जाता है। तो इसमें 2 या 2 से अधिक जो तरल पदार्थ का मिश्रण होता है वो पायस या इमल्सन में कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। दूध एक प्रकार का इमल्सन या पायस का उदाहरण है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है? दूध, खून, आइसक्रीम, शहद। तो चलिए आंसर दीजिए। ये भी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? तो कोलाइड एक विषमांगी विलयन होता है और ये विलयन टिंडल प्रभाव तथा ब्राउनियन गति दर्शाते हैं। और शहद जो होते हैं उस पर टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है और ये कोलाइड नहीं होते हैं। टिंडल प्रभाव होता है जो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उसे हम टिंडल प्रभाव के अंतर्गत पढ़ते हैं या समझते हैं। तो आपका इसमें जो शहद है, शहद आपका कोलाइड विलयन नहीं है। ओके, और कोलाइड विलयन हमेशा विषमांगी पदार्थों में होता है जो समांग ना हो, 2 तरह के पदार्थ हो। और आप देखे होंगे कि इस टाइप से जो अणु रहते हैं इसमें कहीं जिग जैग होता है, ये आपका कोलाइड विलयन होता है इस टाइप से। तो आपका शहद जो है आपका कोलाइड विलयन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजिनाइज किया जाता है। पहला ऑप्शन इसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है। सेकंड है इसमें वसा हटा दी जाती है। थर्ड है इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। फोर्थ है इनको केवल उबाला जाता है। तो आपको बताना है कि दूध को निम्न विधि से एक रूप या होमोजिनाइज किया जाता है, कौन सा रीज़न है ये बताना है। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो एक रूपण जिसे होमोजिनाइज कहते हैं, एक रूपण की जो प्रक्रिया होती है इसमें दूध की क्रीम में उपस्थित वसा कण को, वसा में जो कण होते हैं उसको सूक्ष्म आकार में परिवर्तित किया जाता है जिससे वह दूध में समान रूप से वितरित रह सकते हैं। और इस प्रक्रिया के द्वारा दूध की क्रीम इकट्ठी होकर ऊपरी सतह पर नहीं आती है और दूध का गाढ़ापन और प्रकृति एक रूप सा बना रहता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। तो फिर से एक बार बता दें, जो एक रूपण की प्रक्रिया होती है इसमें दूध की क्रीम जो होती है, दूध में जो क्रीम उपस्थित होती है वो वसा कणों को सूक्ष्म आकार में परिवर्तित किया जाता है जिससे वह दूध में समान रूप से वितरित रहे। फिर इस प्रक्रिया में क्या करते हैं कि जो दूध होता है उसको इस टाइप से हम मिक्स करते हैं या मिलाते हैं कि उसमें जो मलाई हो वो आपकी सतह पे ना आके बल्कि पूरे दूध में मिक्स हो जाए और दूध का गाढ़ापन और प्रकृति जो है उसी तरह से एक रूप बना रहे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है किसके कारण? कार्बनिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण। तो आपको बताना है कि यदि खुले में दूध को हम कुछ देर तक रख देते हैं तो उसमें क्या कारण है जिसके कारण वो खट्टा हो जाता है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो ताज़े दूध को वायु में खुला रखने से यह अनेक रोगजनक एवं आविकारी सूक्ष्म जीवों से संदूषित हो जाता है और अनेक आविकारी जीवाणु दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिज अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं जो दूध के खट्टेपन का कारण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल जो होता है ये आपका इसके कारण खुले में दूध जो है कुछ देर रखने पे खट्टा हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? एसिटिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग आसानी से दे दीजिए कि कौन सा अम्ल है जो दूध से दही बनने के दौरान बनता है। तो दूध से दही जो है उचित तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 12 घंटों में
स्ट्रेप्टोकोकस एवं लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव या जीवाणु द्वारा दूध की शर्करा लैक्टोज के लैक्टिज अम्ल में परिवर्तित का कारण बनता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल जो होता है ये दूध से दही बनाने में के दौरान बनता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपको कुछ क्वेश्चन जो है रिवीजन भी हो गए होंगे और आप लोग को अच्छा लगा, समझ में भी आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।